आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में कि हमारी अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता मिलने से पहले कैसी थी और स्वतंत्रता मिलने के बाद कैसी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के इसको कंपैरिजन वे में मैंने बनाया है इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी अगर हम किसी को कंपैरिजन वे में पढ़ते हैं ना, विश्लेषण करते हुए और एक दूसरे का अंतर को देखते हुए, तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। तो इसी को लेकर आज मैंने ये वीडियो बनाया है। देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता से पूर्व कैसी थी और स्वतंत्रता के बाद कैसी है। तो हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है निम्न स्तरीय। अब हम चलते हैं स्वतंत्रता से पूर्व, ये वाला निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कैसा था? बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल का, बहुत ज़्यादा लोअर लेवल का। इसमें क्या था? 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की समृद्धि दर सिर्फ 2% थी। अब आप देख सकते हैं समृद्धि दर 2% होगी तो हमारा कैसा विकास होगा। आगे है कम रही। वहीं प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर मात्र 0.5% ही रह गई। अगर हम प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर की बात करें तो सिर्फ 0.5% ही थी। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर है मध्यम से उच्च की ओर अग्रसर आर्थिक विकास। हम अच्छे से विकास कर रहे हैं, मध्यम लेवल से लेके उच्च लेवल तक पहुँच रहे हैं। इसमें क्या है, आज भारत, मैं जानता हूँ कि अभी भारत विकसित की श्रेणी में नहीं आ रहा है, विकासशील की श्रेणी में है और बहुत स्पीड से विकास कर रहा है। तो इसका श्रेय तो जाना चाहिए भारत को और भारत की जनता को। देखते हैं, आज भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब भारत 200 साल तक गुलाम रहने के बाद सिर्फ 50 से 70 साल के अंदर विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनना बहुत बड़ी बात है। अब हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस स्पीड से तरक्की की है। आगे है 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि 2025 तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और 2030 तक 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। भारत अभी 2025 तक 5वीं हो जाएगी, अभी 6ठी है, 2025 तक 5वीं और 2030 तक 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। भारत से सिर्फ 2 ही देश आगे होंगे, एक अमेरिका और एक चाइना। 3रे नंबर पर भारत होगा। तो ये रिपोर्ट है CBER की रिपोर्ट, आप चाहें तो इंटरनेट पर देख सकते हैं। इसका सोर्स है CBER रिपोर्ट। आगे देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, स्वतंत्रता से पूर्व की बात। दूसरा पॉइंट है गतिहीन कृषि क्षेत्र। पहले कैसा था? आज़ादी से पहले औपनिवेशिक काल में देश की लगभग 85 गतिहीन कृषि क्षेत्र था, कोई गति नहीं थी, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसा था वैसे ही चल रहा था, मतलब और नीचे चले जा रहे थे। तो इसमें क्या था, पहले क्या था, देश की लगभग 85% जनसंख्या, जब 85% जनसंख्या सिर्फ कृषि कार्यों में लगेगी, ना उद्योग में, ना सर्विस में, सेवा क्षेत्र में, तो उस देश का क्या होगा आप सोच सकते हैं। सिर्फ 85%, लगभग 85% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी, जिसमें किसी भी प्रकार के सुधार की आशा को भू राजस्व व्यवस्था ने समाप्त कर दिया था। आपने, मेरी एक वीडियो है भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, आप उसको देखना। जितनी भी भू राजस्व व्यवस्था है उनको मैंने कंपेयर करते हुए पढ़ा है, बहुत ही सटीक तरीके से जो भी आंकड़े हो सकते थे उसमें ले लिए गए हैं। अब जो भी कृषि में सुधार हो सकता था उसको और किसने खत्म कर दिया उस आशा को? भू राजस्व व्यवस्था ने। इतनी कठोर भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जिसने भारतीय किसानों को, भारतीय जनमानस को पूरी तरह दोहन कर दी। मतलब जितनी भी पूंजी यहाँ पर थी, चाहे मानव पूंजी हो, चाहे आर्थिक पूंजी हो, पूंजीगत पूंजी, उन सभी को खींच डाला और कहाँ पर जाके निचोड़ दिया? ब्रिटेन में जाके। मतलब यहाँ पूरी तरह से उसको दोहन कर दिया हर तरह से। आगे है गतिमान कृषि। आज देश की सिर्फ 54% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है और मशीनीकरण होने से उत्पादकता बढ़ी है। आज सिर्फ 54% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि बहुत कम है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है अभी भी।
तो अभी भी जो भी है कृषि कार्यों में तो लगी हुई है, लेकिन अब मशीनीकरण होने से वो उत्पादकता बढ़ गई है उसकी, वहाँ से भी कमाई स्टार्ट हो गई है, बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग। तो सरकार भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, दोनों ही काफ़ी सहयोग कर रही है आज के समय में। आगे देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, अति सीमित औद्योगिक क्षेत्र। पहले क्या था, कृषि की ही तरह औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार को विकसित नहीं कर पाया। जिस तरह से गर्त में जा रही थी कृषि, उसी तरह से गर्त में चला गया, नीचे गड्ढे में चला गया औद्योगिक क्षेत्र। और क्या हुआ, यहां विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो शिल्प कलाएं थी उनको, उनका जो स्थान ले लिया था, वो मशीनीकरण से जो चीज़ें बनी थी ब्रिटेन से जो लाके यहाँ पे बाजार में फेंक दी जा रही थी, बेच दी जा रही थी, उनसे क्या हुआ, उनके सामने वो शिल्प कलाओं से जो उद्योग चल रहे थे वो उनके सामने टिक नहीं पाए, उनको आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की। एक से एक शिल्पकार थे इंडिया में जिनका विनाश हो गया, खत्म हो गए वो। और क्या है, शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था। इसके बदले पूंजीगत उद्योग भी विकसित नहीं हो पाए। पूंजीगत उद्योग भी विकसित करने की कोशिश नहीं की इंडिया में। पूंजीगत उद्योग कहाँ लगा रखे थे? इंग्लैंड में, अंग्रेजों ने। नहीं हो पाए क्योंकि अंग्रेज इंग्लैंड में चल रहे कारखानों के लिए भारत को सिर्फ कच्चे माल का निर्यात तक बनाए रखना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ भी तरक्की करने की कोशिश नहीं की, भारतीयों के लिए कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। वो एक व्यापारी के रूप में आए थे और व्यापारी के रूप में ही रहे और व्यापारी के रूप में ही भारत से चले गए। लेकिन इससे पहले और भी जो लोग आए थे, और भी जो जातियां आई थी, और भी शासक आए थे, जैसे कि मुस्लिम शासक इंडिया में रहे, यहाँ पर शासन किया, यहाँ पर बस गए। उन्होंने इस देश को अपना माना, लेकिन अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया भारत पे। उन्होंने इस देश को कभी भी अपना नहीं माना, अपने आप को हमेशा एक व्यापारी के रूप में देखते रहे। और इसका भारत का जितना दोहन हो सकता था, जितना यहाँ से निचोड़ सकते थे सोर्स को, रिसोर्सेज जो भी थे उनको निचोड़ के इंग्लैंड ले गए। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। कई बार क्या होता है, हम जहाँ चले जाते हैं हम सोचते हैं अगर वातावरण सही है, हम काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो वहाँ पे बसने की सोचते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कभी नहीं किया। वो व्यापारी थे और पूरी टाइम में वो व्यापारी ही बने रहे। आगे है तीसरा ही पॉइंट, ये तो क्या था, अति सीमित औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में कोई तरक्की नहीं थी इसमें। अब आज़ादी के बाद देखते हैं उच्च स्तरीय औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास कैसा है इस समय? उच्च स्तरीय, बहुत हाई लेवल का है, जिसकी वजह से भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सन 2006 से 2021 तक भारत की औद्योगिक उत्पादन दर में वार्षिक वृद्धि दर 4.2% रही है। अगर ऑल टाइम हाई को देखें, ऑल टाइम हाई इन नवंबर 2006 20% था। 20% ऑल टाइम हाई कितना रहा है? अगर ऑल टाइम हाई इन नवंबर 2006, अगर सभी तरह से देख लें हम पहले से लेकर आज तक, तो सबसे ज़्यादा जो समृद्धि दर रही है, औद्योगिक समृद्धि दर 20% नवंबर 2006 में रही है, सबसे ज़्यादा रही नवंबर 2006 में। यह आंकड़े भारत में असीमित अवसरों की उपलब्धता को दर्शाते हैं। यह क्या है कि इतनी स्पीड से अगर वृद्धि दर हो रही है तो ये हमारे लिए असीमित अवसरों को पैदा कर रहे हैं। अवसर बहुत हैं, बस हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आगे देख लेते हैं चौथा पॉइंट, एकाधिकारिक विदेश व्यापार। पहले कैसा था? आज़ादी से पहले औपनिवेशिक काल में एकाधिकारिक विदेश व्यापार था। भारत में जो कच्चा माल था वो इंग्लैंड में ले जाया जाता था और उसको वहाँ पर तैयार करके, बना के, उसके कपड़े बना के या कुछ अन्य चीज़ बना के वापस भारत में ही उसको खपा दिया जाता था, भारत के बाज़ार में। तो देखा जाए तो सिर्फ जो व्यापार हो रहा था एकाधिकारिक था, भारत से इंग्लैंड और इंग्लैंड से भारत। बाकी अगर कोई भी औद्योगिक घराना या कोई भी औद्योगिक क्षेत्र या फिर कोई भी अगर किसी देश में अगर और दूसरे देश में व्यापार करना चाहे तो उसको बहुत कड़े टैक्स का सामना करना पड़ता, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा वहाँ नहीं बेच सकते, और टैक्स भी सबसे ज़्यादा देना पड़ता था। हाँ, टैक्स में थोड़ा बहुत छूट सिर्फ इंग्लैंड के लिए थी ताकि उसके कारखाने सही से चल सकें, वो आगे बढ़ सकें।
देख लेते हैं इसमें फिर भी क्या है। विदेश व्यापार एक अधिकतर एक तरफा भारत से इंग्लैंड के लिए कच्चा माल और इंग्लैंड से भारत के लिए तैयार माल, जिसकी प्रमुख वजह क्या थी? चीनी, कपास, ऊन, पटसन, रेशम इत्यादि। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड के लिए और इंग्लैंड से तैयार माल भारत के लिए। बस ऐसे ही व्यापार चल रहा था जितना भी समय वो यहाँ पे रहे। आगे, स्वतंत्र और विस्तृत विदेश व्यापार। अब क्या है? स्वतंत्र है, कोई भी कहीं भी व्यापार कर सकता है सरकार की अनुमति से। दुश्मन देश को अगर देखा जाए तो उनको छोड़ के, दुश्मन देश हमारे पड़ोसी, नाम लेना जरूरी नहीं है, सभी जानते हैं। तो स्वतंत्र और विस्तृत विदेश व्यापार। भारत से समग्र निर्यात वर्ष 2019-20 की बात करें तो 528 अरब डॉलर यूएस का था। 528 अरब डॉलर यूएस का था, सॉरी 528 यूएस डॉलर, सॉरी 528 अरब यूएस डॉलर का व्यापार का अनुमान लगाया गया है। और समग्र आयात की बात करें तो 598 अरब डॉलर आयात की बात की जा रही है, यूएस डॉलर 598.61 यूएस डॉलर, 598 अरब यूएस डॉलर की बात की जा रही है, जो कि आयात हो सकता है। अब हम देख सकते हैं कि भारत से जो निर्यात है वो थोड़ा कम है और भारत को जो आयात हो रहा है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो व्यापार घाटा थोड़ा बना रहता है, क्योंकि भारत अभी भी विकास कर रहा है। अभी भी वो स्ट्रक्चर नहीं है भारत के पास जो दूसरे देशों के पास है। ये रिपोर्ट है आरबीआई की। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े रखे गए हैं। अब हम बात करें 5वें पॉइंट की, तो दयनीय जनांकिकीय परिस्थिति। पहले कैसी थी? जनांकिकीय परिस्थिति बहुत दयनीय थी, बहुत खराब थी। इसमें क्या था? 1921 में भारतीय जनसंख्या 25 करोड़ थी। कितनी थी? 1921 में 25 करोड़। भारतीय जनसंख्या कितनी थी? 25 करोड़ थी, जिसकी कुल साक्षरता दर सिर्फ 16%, सिर्फ 16%। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो सिर्फ 7%। अब आप देख सकते हैं कि जब साक्षर ही नहीं होंगे, पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? शिक्षा हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 218 प्रति हजार और जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी। शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें 218 बच्चे जन्म के समय ही मर जाते थे और जीवन प्रत्याशा सिर्फ 32 वर्ष थी। अब आप देख सकते हैं इतना नेचुरल एनवायरनमेंट होते हुए भी हमारे देश के लोग सिर्फ 32 वर्ष ही जी पा रहे थे। मतलब अकाल, बहुत सारी बीमारियां इस तरह से फैल गई थी पहले अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों ने स्वास्थ्य पर भी कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ये सोचा कि व्यापार कीजिए और अपना घर भरते रहिए, बस यही सोचते रहे पूरे टाइम। अब देखिए, मजबूत होती जनांकिकीय परिस्थिति। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, बहुत है, लेकिन इसको पालने के लिए भी सब कुछ है इंडिया के पास। इस समय 121 करोड़ थी, जिसमें कुल साक्षरता दर 74.04% है, बहुत आगे है। पहले क्या थी? 16%, अब क्या है? 74%। पुरुष साक्षरता दर 82% और महिला साक्षरता दर 65% है इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 33 प्रति हजार है। अगर 1000 जन्म ले रहे हैं आज बच्चे तो सिर्फ 33 की ही मृत्यु हो पा रही है। ये आंकड़े हैं 2020-21 के। तो अभी कैसी है? शिशु मृत्यु दर सिर्फ 33 प्रति हजार है और पहले कितनी थी? 218 प्रति हजार। और जीवन प्रत्याशा की बात करें तो आज 69 वर्ष भारत का आदमी जी रहा है। औसतन 69 वर्ष है इस समय। जापान की सबसे ज़्यादा है, 100 वर्ष से ऊपर है। तो आज जीवन प्रत्याशा कितनी बढ़ गई है? आज लोग आराम से खा पी रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। अब छठे पॉइंट पे चल रहे हैं, स्थिर व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना कैसी है? कृषि के बाद उद्योग में 10%, सेवा क्षेत्र में 15 से 20% जनसंख्या लगी हुई है। कृषि के बाद अगर देखा जाए पहले 85% कृषि थी में लगी हुई थी,
और उसके बाद देखा जाए तो व्यावसायिक संरचना कैसी है, कृषि के बाद उद्योग में सिर्फ 10% जनसंख्या लगी हुई है, पहले सिर्फ 10%। अब उद्योग क्षेत्र में सिर्फ 10% ही होगी तो कैसे विकास हो सकता है। और सेवा क्षेत्र में सिर्फ 15 से 20% सेवा क्षेत्र में लगी हुई थी। अब सर्विस सेक्टर जो कि किसी भी विकसित देश के लिए ज़रूरी होता है, उसका बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई देश विकसित है तो उसमें बहुत सारे लेवल होते हैं। कृषि का योगदान कम रहता है, उद्योग का थोड़ा ज़्यादा रहता है और सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है। ये विकसित देशों की निशानी है, मतलब विकसित देशों में ऐसा ही देखा जाता है। अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो व्यापक व्यावसायिक संरचना है इस समय। कृषि के बाद उद्योगों में 25% और सेवा क्षेत्र में 31% जनसंख्या लगी हुई है। लेकिन अभी भी हमारे देश में कृषि में जो भी जनसंख्या लगी है वो चिंता का विषय बना हुआ है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कृषि में हम थोड़ा व्यवसायीकरण कर दें, कृषि का व्यवसायिक ढंग से उसको करना चालू कर दें और मशीनीकरण हो जाए तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मतलब उद्योगों में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से उद्योग लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो उद्योग भी बढ़ेंगे, सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। हाँ, इस ओर कदम बढ़ा दिए गए हैं बहुत अच्छे से। आगामी सरकारें, इस समय की सरकारें बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब देख लें 7 पॉइंट। औपनिवेशिक हितों के अनुकूल आधारिक संरचना। पहले जो आधारिक संरचना बनाई गई थी आज़ादी से पहले अंग्रेजों के समय में, वो सिर्फ औपनिवेशिक हितों के हिसाब से बनाई थी। अपने हितों के, मतलब जो सरकार काम कर रही थी उस समय, जो अंग्रेजों की सरकार हमारे देश में काम कर रही थी, उसी को चलाने के लिए उसी तरह की उन्होंने जो आधारिक संरचना उसको बनाया था। मतलब किस तरह से हमको स्ट्रक्चर को विकास करना है ताकि हम भारत में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रह सकें। इसमें क्या था, औपनिवेशिक हितों के अनुकूल आधारिक संरचना। ब्रिटिश काल में डाक, तार, रेल, सड़क आदि का विकास जनसामान्य के लिए नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेजों ने भारत पर पकड़ मजबूत करने और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रुककर व्यापार करने के लिए किया गया था। तो जो भी रेल की व्यवस्था की थी, सड़क परिवहन जो बनाया था, डाक तार जो व्यवस्था बनाई गई थी, वो यहाँ के क्रांतिकारियों की कमर तोड़ने के लिए और विद्रोह को दबाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने के लिए, दूर दराज के इलाकों में व्यापार को सुगम बनाने के लिए इन सभी चीज़ों का विकास किया गया था, ना कि भारतीय लोगों के लिए, ना कि आम लोगों के लिए। लेकिन इसका आगे चल के जो क्रांतिकारी वर्ग था उसको भी काफ़ी फायदा हुआ। आगे देख लेते हैं इस समय क्या हो रहा है। सर्वानुकूल आधारिक संरचना। जो आधारिक संरचना अभी बनाई जा रही है वो सभी के अनुकूल बनाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि कोई भी वर्ग, कोई भी एक छोटे से छोटे लेवल पे व्यक्ति हो, चाहे गांव के लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, वो अपना विकास आराम से कर सके। आज भारत के सड़क मार्ग की कुल लंबाई 63 लाख किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा है। 63 लाख किलोमीटर भारत के सड़क मार्ग की लंबाई है। ये आंकड़े हैं 21 मार्च 2019 तक की। और रेल मार्ग की बात करें तो 66.96 हजार किलोमीटर रेल मार्ग की लंबाई हो चुकी है। ये आंकड़े हैं 31 मार्च 2020 तक की। इन सभी चीज़ों में हाँ, मैं मानता हूँ कि अंग्रेज़ों ने रेल व्यवस्था का काफ़ी विकास किया था, रेलों में काफ़ी आगे बढ़ गए थे उस समय। फिर आज़ादी के बाद इतना नहीं हो पाया, लेकिन अब वो बढ़ रहा है, उनका नवीनीकरण किया जा रहा है। आगे जहाँ ज़रूरत है रेलों का विकास किया जा रहा है, तो हमारा देश आगे ही बढ़ रहा है। ये जो आंकड़े हैं वो राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय रिपोर्ट 2020-21 से लिए गए हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, आप चाहें तो इनको बड़े आराम से याद रख सकते हैं। ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं। तो ये था हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। तो हम इसको कंपैरिजन वे में पढ़ेंगे तो ये हमको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी और ये आंकड़े हमको याद भी रह जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।